हेलो, वेलकम टू माय एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज में आज हम बात करेंगे एक कैप्सूल की जिसे हम यूज करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ेगा। अब जब आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे और आगे जब भी कोई किसी का लेक्चर सुनेंगे या कहीं पर भी कुंडली एनालिसिस देखेंगे तो एक वर्ड जनरली आता है जिसको बोलते हैं PAC, PANC। और पीएसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम किसी भी कुंडली को एनालाइज करते हैं तो जो प्लैनेट्स होते हैं कुंडली के अंदर उनमें कई तरीके के रिलेशंस होते हैं और वो रिलेशंस इस पीएसी से अपीयर होंगे। कौन कौन से रिलेशन होंगे? यहाँ पे जो पीएसी वर्ड है इसमें पी का मतलब होता है प्लेसमेंट, ए का मतलब होता है एस्पेक्ट और सी का मतलब होता है कंजंक्शन। तो प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन इसी पर बेस्ड पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी है कि आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट कहाँ किस हाउस में प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, उसे हम बोलेंगे प्लेसमेंट, स्थान। एस्पेक्ट, वो किन किन प्लेनेट्स को और हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो जब भी एक प्लेनेट किसी भी दूसरे हाउस या प्लेनेट को एस्पेक्ट करता है तो अपने करैक्टरिस्टिक और गुण उसके अंदर डाल देता है, इसलिए एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो उस प्लेनेट को इन्फ्लुएंस करेगा, आप ये कह सकते हो, जिसे एस्पेक्ट कर रहा है। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लेसमेंट के बाद, कोई भी प्लेनेट कहां पे रखा हुआ है, इस हाउस में है, इस हाउस में, इस हाउस में, उसे बोलेंगे प्लेसमेंट। एस्पेक्ट होगा प्लेनेट किस किस को देख रहा है, किस किस भाव को देख रहा है और किस किस दूसरे प्लेनेट को देख रहा है, वो होगा एस्पेक्ट। और तीसरा हो जाता है कंजंक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं युति। जब एक से ज्यादा प्लेनेट एक साथ रखे हों एक ही हाउस के अंदर तब हम उसे कंजंक्शन बोलेंगे, युति बोलेंगे। अब युति के भी अलग नियम है, कब वो कंप्लीट युति होगी, कब इनकम्प्लीट युति होगी। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है पी, उसको मैं बताता हूँ। प्लेसमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर एक ग्रह रखा हुआ है राहु, तो इसका प्लेसमेंट हम बताएंगे। इट इज प्लेस्ड इन लग्न फर्स्ट हाउस एंड इन राशि धनु राशि में ये प्लेस्ड है, ऐसे हम बोलेंगे, दैट इज द प्लेसमेंट। अभी हमसे कहा जाए जुपिटर कहां पे है, तो जुपिटर आपका 10 साइन और सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है। अब 10 साइन का मतलब क्या होता है? जुपिटर का नीच या डेबिलिटेशन का साइन है, तो अपनी नीच की राशि में प्लेस्ड है, ये हम बोलेंगे इसको। जुपिटर अपनी नीच की राशि में और दूसरे भाव में रखा हुआ है इस कुंडली के अंदर। इसी तरीके से यदि मैं मार्स को देखूंगा तो हम कहेंगे तीसरे भाव में रखा हुआ है और 11 नंबर शनि की राशि में रखा हुआ है। ये दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। कि कुंडली के अंदर एक प्लैनेट जब भी होगा तो एक तो वो राशि में होगा और एक भाव में होगा। इसी तरीके से यदि मैं सन और मरकरी को देखूं तो ये प्लेस्ड है, आपका 5वां भाव है इस कुंडली का, 5th हाउस, और ये एरीज या मेष राशि के अंदर सन एंड मरकरी दोनों प्लेस्ड है। तो दिस इज द प्लेसमेंट। इसी तरीके से सैटर्न और वीनस 6th हाउस के अंदर और 2 साइन मतलब वृषभ राशि या टॉरस राशि के अंदर प्लेस्ड है। केतु 7th भाव में या 7th हाउस के अंदर जेमिनाइन या मिथुन राशि में केतु प्लेस्ड है। इसी तरीके से इस भाव में कोई भी प्लेस नहीं है, इस भाव में कोई भी प्लेस नहीं है, और मून चंद्रमा वर्गो या कन्या राशि के अंदर प्लेस्ड है। तो एक कुंडली के अंदर कौन सा प्लेनेट किस तो भाव में रखा हुआ है और किस राशि में प्लेस्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राशि से पता चलता है कि वो प्लेनेट उस कुंडली में उच्च का है, नीच का है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है। तो ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं। अभी यहां पे देखना हो तो देखिए, ये जुपिटर अपनी नीच की राशि में, इसको हम डेबिलिटेटेड जुपिटर कहेंगे, हम कहेंगे नीच का जुपिटर है इस कुंडली के अंदर। इसी तरीके से यदि मार्स को देखूंगा तो शनि की राशि में शनि मार्स का नैसर्गिक शत्रु है, तो हम कहेंगे शत्रु राशि में प्लेस्ड है। इसी तरीके से सन और मरकरी 1 साइन में रखे हो एरीज मेष की राशि में, तो सन एरीज साइन में उच्च का हो जाता है, तो हम कहेंगे इस कुंडली में सन उच्च का है। सूर्य एक्सोल्टेड है, तो जब हम कहते हैं उच्च और नीच, उसका मतलब ये होता है कि कुंडली में वो किस राशि में रखा हुआ है, उसका भाव से कोई नहीं मतलब होता ऊंच नीच का, किसी भी भाव में ऊंच नीच हो सकता है। मरकरी है तो मरकरी का मार्स न्यूट्रल होता है मरकरी के लिए, केवल मरकरी का एक ही शत्रु होता है, वो है चंद्रमा। तो मरकरी एक न्यूट्रल साइन के अंदर प्लेस्ड है, यहां पर हम कहेंगे 5वें भाव में न्यूट्रल साइन में। सैटर्न एंड वीनस ये 2 साइन में प्लेस्ड है, तो वीनस ओन साइन में प्लेस्ड है, हम ऐसा कहेंगे। वृषभ राशि वीनस की खुद की राशि है, तो स्वग्रही या ओन साइन में प्लेस्ड है। और सैटर्न का ये फ्रेंड है,
तो सैटर्न जब 2 साइन में रखा है तो हम कहेंगे सैटर्न मित्र राशि में प्लेस्ड है। इनकी ना ही तो कोई ओन साइन मानते हम राहु और केतु का, ना ही कोई मित्र साइन मानते, तो इनके लिए हम ऐसा नहीं कहेंगे। अब जैसे ये मून है, ये आपका प्लेस्ड है 6 साइन में, तो मून का कोई भी शत्रु होता नहीं है, न्यूट्रल है ये। इसके मून का केवल आपका कोई भी शत्रु नहीं होता, इसके अपने फ्रेंड है। मरकरी इसका पुत्र है तो इसके फ्रेंड है सन एंड मरकरी, तो ये हम कह देंगे मित्र राशि में प्लेस्ड है। इस तरीके से हम देखेंगे प्लेसमेंट को। प्लेसमेंट में 2 पार्ट आपको देखने होते हैं, कोई भी प्लैनेट किस तो भाव में प्लेस्ड है और कौन सी राशि में प्लेस्ड है, उसके बेसिस पर उसके सिग्निफिकेशंस बदलेंगे। वो हम बाद में करेंगे किस तरीके से सिग्निफिकेशंस बदलेंगे। दूसरा पार्ट होता है एस्पेक्ट, ये प्लैनेट किन किन प्लैनेट और किन किन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर एक प्लैनेट अपने से 7वें भाव को एस्पेक्ट करता है, हर एक प्लैनेट अपने से 7वें भाव को एस्पेक्ट करता है। तो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुंडली में देखते ही हमें पता चलना चाहिए। मगर जो सैटर्न, मार्स और जुपिटर की 3 दृष्टियां होती हैं, 3 एस्पेक्ट होते हैं, तो सैटर्न 7th के अलावा 3rd और 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। मार्स 4th एंड 8th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। जुपिटर 5th और 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। 7th को तो करेगा ही करेगा। अब मुझे देखना है कि इस लग्न को कौन एस्पेक्ट कर रहा है। तो राहु केतु का एस्पेक्ट हम मानते नहीं है, तब हम देखेंगे कि लग्न को इससे 7वें भाव में कोई और, ये 7वां भाव है, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट है क्या, कोई भी नहीं है, तो 7वीं दृष्टि से इसे कोई भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। 7वीं से नहीं कर रहा है तो अब देखते हैं कि जुपिटर कर सकता है क्या लग्न को। तो जुपिटर 1 2 3 4 5 यहां पे एस्पेक्ट करेगा, 6 7 यहां पे एस्पेक्ट करेगा, 8 9 यहां पे एस्पेक्ट करेगा। आपको देखना होगी जुपिटर किन किन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है, तो हम कैसे देखेंगे, जुपिटर से हम काउंट करेंगे 1, इसको खुद भी लेना है इस भाव को, 2 3 4 5, तो इस पर्टिकुलर भाव को जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। भाव ही नहीं, आपको हो गए सैटर्न और वीनस को भी जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर, सैटर्न, वीनस और छठे भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। फिर आगे आपका 5 यहां तक काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 इसको भी एस्पेक्ट करेगा, तो हम कहेंगे जुपिटर 8th हाउस या 8वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। फिर 7 के बाद 8 9 जुपिटर 10th हाउस और मून को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर किस किस को एस्पेक्ट कर रहा है ये हमें पता चल गया। कुंडली में हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि जुपिटर किस किस को एस्पेक्ट कर रहा है, इन्हीं का देखना होता है, बाकी का तो अपोजिट हाउस चले जाओ, सीधा सीधा पता चल जाता है। तो जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है 6th हाउस को, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है 8th हाउस को, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है 10th हाउस को, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है सैटर्न और वीनस को, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है मून को, इतनी चीजों को वो एस्पेक्ट कर रहा है इस कुंडली में। अब आ जाता हूं मैं मार्स पे। तो मार्स किस किस हाउस को एस्पेक्ट करेगा, किस किस प्लेनेट को एस्पेक्ट करेगा, ये देखना है। तो मार्स का एस्पेक्ट होता है 4th 7th एंड 8th। तो 4th यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो इसको देखिए 6 भाव को जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न और वीनस को भी मार्स और जुपिटर दोनों एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो 4th एस्पेक्ट से ये इसे एस्पेक्ट कर रहा है। अब 4th के बाद 7th पे जाएंगे, 5 6 7, तो 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है मार्स। इसमें कोई भी प्लेनेट नहीं है तो हम कहेंगे मार्स इज एस्पेक्टिंग 9th हाउस। और फिर 8th दृष्टि भी होती है, इसका 8th एस्पेक्ट होता है, उससे 10th हाउस और मून को एस्पेक्ट कर रहा है। तो देखिए मून को जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है, इस 10th हाउस को जुपिटर और मार्स दोनों एस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि 6th हाउस को कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि ये सन किस किस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो अपने से 7वें भाव को करेगा और मरकरी भी बस। तो यहां से 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 11th हाउस को, यहाँ पे कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो 11th हाउस इज एस्पेक्टेड बाई सन एंड मरकरी, ये हम लगा के चलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सैटर्न आ गया यहाँ पर। अगला सैटर्न किस किस को एस्पेक्ट करेगा, तो सैटर्न की 3 दृष्टि है, 3rd 7th एंड 10th। तो 1 2 3 3rd दृष्टि से वो 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 4 5 6 7 7th दृष्टि से या 7th एस्पेक्ट से वो 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 8 9 10। तो 10th एस्पेक्ट से वो इसको 3rd हाउस और मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है। तो वो हाउस को एस्पेक्ट करेगा, यदि उसमें कोई प्लेनेट है तो उसको भी एस्पेक्ट माना जाएगा। इस तरीके से हमने शनि की दृष्टि देख ली इस कुंडली के अंदर। अब हम शुक्र की या वीनस की दृष्टि देखेंगे तो वीनस केवल 7वीं दृष्टि रखता है, तो यहां से 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस हाउस को एस्पेक्ट करेगा, वो वीनस की दृष्टि हो गई।
राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं मानते हम, इनका एक्सिस मानते हैं, इसको हम राहु केतु एक्सिस बोलेंगे। 1-7 एक्सिस होता है, तो राहु केतु एक्सिस यहाँ पे पहला और 7वें भाव पे है ये, दिस इज कॉल्ड राहु केतु एक्सिस। ऑलवेज आमने सामने होंगे कुंडली में ये, और ये ऑलवेज रेट्रोग्रेड चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। बाकी ग्रह तो आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, एक राशि से 2 में आएगा, 2 से 3 में आएगा, और रेट्रो भी हो सकते हैं। वो रेट्रो का मतलब होता है वो 3 से 2 में आएगा, मगर केतु और राहु ऑलवेज रेट्रोग्रेड चलते हैं, कुछ 2-3 दिन के लिए, कभी वो स्थिर हो जाते हैं बस, और कभी कभी डायरेक्ट मोशन केवल एक आध दिन के लिए होती है, मगर इन जनरल रेट्रो मोशन होती है। मतलब 9 से वो 10 में नहीं जाएगा राहु, वो 8 में जाएगा। बाकी ग्रह कैसे जाते हैं, वो यदि 9 में है तो बाकी ग्रह 10 में जाएंगे, जैसे जुपिटर है 10 में है तो 11 में जाएगा, 11 में है तो 12 में जाएगा, वो होती है डायरेक्ट मोशन। तो रेट्रो मोशन में क्या होता है कि प्लेनेट कुछ दिन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, मगर फिर वो डायरेक्ट हो जाता है। मगर राहु और केतु हमेशा अपोजिट ही चलते हैं, डायरेक्ट कभी 1-2 दिन के लिए होते हैं, या नहीं के बराबर मान के चलिए, वो रेट्रो ही मोशन करते हैं। अब यहाँ पे मैं मून का एस्पेक्ट देखूंगा, तो मून केवल 7वीं दृष्टि रखता है, तो ये इस भाव को देखेगा। आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो स्टार्टिंग में आप काउंट करें, बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये भाव से 7वां भाव ये है, इससे 7वां भाव ये है, इससे 7वां भाव ये है, और इससे 7वां भाव ये है, इससे 7वां भाव ये होगा। ये आपको देख के अंदाजा लग जाएगा। तो आपको एस्पेक्ट को बड़े ध्यान से देखना है। एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फलित करेंगे या प्रेडिक्शन देंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से भाव को कौन कौन से प्लेनेट देख रहे हैं, उन सभी प्लेनेट का उस भाव पे असर होगा, और किस प्लेनेट को कौन से प्लेनेट देख रहे हैं। हमने जिसके भी रिजल्ट देखने हो, कि जब मुझे अभी यहाँ पे एनालाइज करना हो जुपिटर को, तो मैं ये चेक करूंगा जुपिटर को कौन कौन देख रहा है यहाँ पर इस कुंडली के अंदर। तो जुपिटर को मैं एनालाइज करूंगा, तो हम जनरली क्या करते हैं, उसके 7वें भाव में कोई ग्रह है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो वो तो देखेगा ही, वो नहीं है तो फिर मार्स और सैटर्न की एक से ज्यादा दृष्टि होती है, तो मार्स को हम देखेंगे वो एस्पेक्ट करेगा क्या। तो मार्स यहां से हम काउंट करेंगे तो जुपिटर को एस्पेक्ट नहीं कर सकता। सैटर्न कर सकता है क्या, देखते हैं। तो सैटर्न भी अभी हमने देखा था नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इससे नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे जुपिटर को कोई भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा। अब मार्स को देखना है मुझे बाय द वे, तो मार्स को कौन एस्पेक्ट कर रहा है देखना है। तो मार्स के अपोजिट यदि 7वें भाव में कोई बैठा हुआ है तो वो तो एस्पेक्ट करेगा, कोई भी नहीं है वो नहीं करेगा। अब केवल जुपिटर और सैटर्न कर सकते हैं। तो जुपिटर तो इससे बिल्कुल एक हाउस पीछे ही है बस, तो वो भी एस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि होती है 5th 7th एंड 9th। तो सैटर्न कर सकता है, सैटर्न से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम कहेंगे यहाँ पे मार्स को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। इस तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा। अभी जैसे देखना है कि सैटर्न को कौन एस्पेक्ट कर रहा है, तो सैटर्न से ये यहाँ पे है, तो ये 7वें भाव में कोई भी नहीं है, वो एस्पेक्ट इसका मतलब कोई भी नहीं करेगा 7th दृष्टि से। तो आप केवल जुपिटर और मार्स चेक कर लीजिए। आप तो जुपिटर से मैं काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5, 5th दृष्टि जुपिटर की इस पे पड़ रही है, तो जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। अब मार्स से देखूंगा 1 2 3 4, तो 4th दृष्टि मार्स की भी पड़ रही है, तो इसको मार्स और जुपिटर दोनों एस्पेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करना है कि किस किस प्लेनेट को कौन कौन प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये अच्छे से आना चाहिए। इसमें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, आपकी नजर जाते ही आपको एस्पेक्ट नजर आना चाहिए, तभी आप प्रेडिक्शन दे पाएंगे। इसमें कोई गलती और भूल होने के चांसेस नहीं है। आपको एस्पेक्ट का बड़ा सिंपल सा रोल है, जिस भी प्लेनेट का एस्पेक्ट देखना है उससे 7th हाउस में कोई प्लेनेट है वो तो एस्पेक्ट करेगा ही, वो नहीं कर रहा है तो आपको जुपिटर मार्स और सैटर्न से देखना है, कहीं वो तो एस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो ज्यादा हाउसेस को यही एस्पेक्ट करते हैं। मार्स एक्चुअली 3 हाउसेस को कुंडली में इन्फ्लुएंस करता है, तो मार्स को हमेशा देखेंगे किस किस को देख रहा है, तो 1 2 3 4 इस हाउस को करेगा, 5 6 7 इस हाउस को करेगा, 8 ऐसे ही जुपिटर भी 3 हाउसेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो जब भी एस्पेक्ट देखना हो तो ज्यादा फोकस करना है जुपिटर मार्स और सैटर्न पे। 7th एस्पेक्ट बाकी का तो आपको 1 मिनट में दिख ही जाएगा देखते ही। अब तीसरा पार्ट आता है इस पीएससी कैप्सूल का, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन को युति भी बोलते हैं हिंदी में, एक साथ होना। कंजक्ट मतलब एक साथ होना, तो एक ही भाव के अंदर जो प्लेनेट होते हैं उन्हें हम कंजक्टेड कहते हैं। तो ये एक ही भाव में एक से ज्यादा प्लेनेट आ जाए तो वो कंजक्टेड है। तो इस कुंडली के अंदर सन और मरकरी कंजक्टेड है, सन एंड मरकरी आर कंजक्टेड, क्योंकि वो एक ही भाव में है। इसी तरीके से सैटर्न और वीनस आर कंजक्टेड। इनकी जरूरत क्या पड़ती है जब हम फलित करते हैं, तो जब प्लेनेट किस राशि या किस भाव में बैठा हुआ है वो उसी के हिसाब से फल देगा।
इसलिए राशि देखना भी जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि जुपिटर यदि 10 राशि में बैठा है तो वो नीच का डेबिलिटेड हो गया, कमजोर हो गया। मगर वो 4 में बैठा होता तो वो इसकी उच्च की राशि है, तो वो उच्च का हो जाएगा। तो उच्च का हो जाएगा तो ज्यादा बली मान के चलेंगे, स्ट्रॉन्ग मान के चलेंगे, अच्छा मान के चलेंगे। नीच का हो गया तो उसको खराब मान के चलेंगे। तो किस राशि में बैठा है इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए प्लेसमेंट की इंपॉर्टेंस, साथ में हाउस की भी इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा मैंने हाउसेस का क्लासिफिकेशन कराया था कि इन्हें केंद्र स्थान बोलते हैं 1, 4, 7, 10, इन्हें त्रिकोण बोलते हैं 1, 5, 9, ये अच्छे भाव माने जाते हैं। इसके बाद दू स्थान होते हैं 6, 8, 12, इन्हें बुरा भाव माना जाता है, खराब भाव माना जाता है। तो यदि कोई भी प्लेनेट यदि 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो वो जिस भी भाव का लॉर्ड है वो कमजोर पड़ जाता है। तो जैसे यहाँ पे शनि और वीनस है तो ये कमजोर हो जाएंगे जिस भी भावों के स्वामी होंगे। इसलिए प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट में 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि वो किस तो राशि में और किस भाव में, उससे उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ और उसके फलों पे असर पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है कि किस प्लेनेट को कौन देख रहा है। जो देख रहा है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर डाल देता है। यदि कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो वो उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा अपने एस्पेक्ट की वजह से। मगर अशुभ या मेलिफिक देख रहा है तो वो उसको वीक कर देगा या कमजोर कर देगा या उसके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हम अपनी एक्चुअल प्रैक्टिस में भी देख सकते हैं कि कोई भी बंदा कहां पे रहता है उससे उसके सिग्निफिकेशन पर फर्क पड़ेगा, क्या लोकेलिटी में रहता है, वो प्लेसमेंट है, फिर वो किसको कौन उसके ऊपर नजर रख रहा है, इस बात पे बहुत फर्क पड़ता है। जो नजर रखता है वो उसके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कोई भी आपका कहीं पे काम कर रहे हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका बॉस यदि एम्प्लॉय पे नजर रखेगा तो एम्प्लॉय को काम करना ही पड़ेगा। इसलिए एस्पेक्ट का बहुत ज्यादा असर होता है। तीसरा होता है कंजंक्शन, किसके साथ है वो। कंजंक्शन का मतलब किसके साथ है। जब 2 प्लेनेट एक साथ कंजक्टेड एक भाव में होते हैं तो वो एक दूसरे के अपने करैक्टरिस्टिक या अपने गुण एक दूसरे को दे देते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को अपने गुण दे रहे हैं तो वो एक दूसरे के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए जब भी हम कुंडली देखते हैं इन तीनों चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए और 1 मिनट में देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए। तो आई होप पीएससी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे आप किसी भी कुंडली पर लेकर 4-5 कुंडलियों पर प्रैक्टिस करें। एस्पेक्ट, प्लेसमेंट और कंजंक्शन तो नजर आता ही है, एस्पेक्ट को प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको कुंडली में देखते ही एस्पेक्ट पता लगना चाहिए। ऐसे ही कोई भी कुंडली आप निकाल लें किसी भी टाइम की मोबाइल ऐप से और उसको आप प्रैक्टिस करें तो आपको एस्पेक्ट एक दिन में ही समझ में आ जाएगा। आपको इसमें कोई भी बात यदि समझ में नहीं आई हो तो आप मैसेज भेज सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9013798899। आपको वीडियो कैसा लगा उस पर आप कमेंट जरूर करें। अच्छे कमेंट आप करना चाहें तो भी ठीक है और नहीं करना चाहें तो भी ठीक है। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। ये सीरीज लंबी चलने वाली है और नए नए वीडियोस आने वाले हैं। नमस्कार।